फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट, फुल डेरिवेशन को समझेंगे, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्प्रिंग है, वहां पे हमने एक छोटा सा पार्टिकल या ब्लॉक आप कह सकते हैं लगा दिया। अभी ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब कि अभी ये रेस्ट पे है, अभी कोई मोशन नहीं हो रहा है। अगर हम इसको इस तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको इस तरफ खींचेंगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि इसको वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरीके से जब कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट होता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो हम कहते हैं ये कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस तरीके के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर सिंपल सी चीज है। तो यहां पे आप समझिए क्या हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जितना आप मान लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये हम एक पोजीशन मान है जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। अगर हम इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं तो जितना हम इसको इस तरफ खींचेंगे उतना इस पे फोर्स लगेगा। मतलब आप जितना फर्दर इसको खींचेंगे उतना ही ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा। भाई जितना स्प्रिंग को खींचेंगे उतना तेजी से वापस आएगा। तो इस तरीके से ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपको पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स होगा। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हम समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है ट्रैप्ड है वन डायमेंशन बॉक्स में, और ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहां से ये ऐसे या फिर ऐसे मूव हो रहा है, इधर की तरफ या इधर की तरफ, ऐसे से बार बार मूव हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहेंगे। अगर आपका वन डायमेंशन में है तो हम इसको लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। अब देखिए ये हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ये हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल्स हो वो वाइब्रेट करते हैं, तो वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या, वाइब्रेशन का मतलब इस तरफ ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। वाइब्रेशन आप समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे होता है। तो ये एक तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो हुआ। मोशन ऑफ एटम इन ए सॉलिड लैटिस। लैटिस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे से एक क्या होता है, फिक्स इंटरवल के बाद एटम रिपीट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। तो वहां पे एक मोशन ऑफ एटम जो होता है वो भी एक तरीके से हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का एग्जांपल है। अब हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के पढ़ने से हमें हीट कैपेसिटी के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट है। तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। अभी इसको समझते हैं ताकि और आपको पता चले कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इसके डेरिवेशन पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे ये मूव कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जितना ये सेंटर से दूर जाएगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाएगा उतना ही ज्यादा इस पे फोर्स लगेगी। ये बात आप समझ चुके हैं। अब इसके पोटेंशियल की बात करेंगे। तो पोटेंशियल कितना होता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का। तो पोटेंशियल जो होता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का वो होता है पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोलिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे अगर हम मान लें x इज इक्वल टू 0 है, फिर ऐसे हम बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जैसे मूव करते हैं वैसे क्या होता है, पोटेंशियल हमारा बढ़ता है, जो कि पैराबोलिक कर्व की तरह। इस तरफ जाते हैं तो कुछ इस तरह हो जाता है, इस तरफ, मतलब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऐसे ऐसे मूव करेगा, और इसका जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। एक इक्वेशन से हमें पता चलता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है। अब आपको पता है कि जब कोई चीज जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपने पढ़ा है, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, पढ़ा है ना। तो इसी तरीके से ये पैराबोलिक होता है इसका पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके डेरिवेशन पे आते हैं। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप समझिए, ए पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो करता है वन डायमेंशन में, उसको हम लोग लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहते हैं। अब देखिए एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हम जानते हैं, सिंपल सी लॉजिक है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट, जिसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए न्यूटन्स का लॉ हम जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम डी टू एक्स टू पॉइंट डी टू एट। इसका मतलब क्या है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। अब फ्रॉम वन, जो हमारा इक्वेशन 1 है, उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी फोर्स दोनों इक्वल होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस तरीके से मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम m से डिवाइड कर दें तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
अब ये इक्वेशन जो है एक पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब आपको पता है कि बार बार वो रिपीट हो, मोशन बार बार रिपीट हो तो पीरियोडिक कहते हैं। अब पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो जिसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं वो किसके बराबर होगा, √k/m। तो ये भी आप याद रखिएगा, √k/m होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ऑक्सीलेटर का, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होगा, -0 to x kx dx। मतलब 0 से x के लिमिट में हमें निकालना है, 0 से x के लिमिट में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ये होगा -0 to x kx dx। इसका आप इंटीग्रेशन करें तो देखिए k कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है। तो ये आपका कुल मिला के क्या हो जाएगा, 1/2 kx²। लिमिट आप रख के देखेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम जान गए हैं ऑक्सीलेटर का। अब श्रोडिंगर इक्वेशन जो वन डायमेंशन का होता है, टाइम इंडिपेंडेंट, वो क्या होता है, del2 psi upon del x स्क्वायर प्लस 2m/h² e - v psi इज इक्वल टू 0। तो ये है श्रोडिंगर इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, v जो हमारा पोटेंशियल वहां पे हम पुट कर सकते हैं। तो हम इसको पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 1/2 kx² psi इज इक्वल टू 0 आ जाएगा श्रोडिंगर इक्वेशन में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए इसको m/h² को हम लोग 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। भाई कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 को हम लोग √2 लिखेंगे, बात तो एक ही है ना, 2 बार लिखेंगे, सेम चीज़ है, 2 ये भी लिखा हुआ है। तो इसको √m/h² लिखेंगे, ये बाकी ऐसे ही उतार देंगे √m/h²। और यहाँ पे √k को हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो √k को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √k डिवाइड होगा और यहाँ पे सिर्फ √k बचेगा। तो ये चीज़ आपको आई होप ये स्टेप समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, mk/h² जो अंडर रूट में है उससे डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ पे 1/√mk/h² del2 psi upon del x² प्लस 2 यहाँ पे √m/h² e/√k -1/2 √k x² psi इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे ही उतार देंगे और इसको हम लोग चलिए कर देते हैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इन दोनों से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे √k यहाँ पे आ जाएगा और e को हम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, m के ऊपर नीचे h² अंडर रूट में और x² यहाँ पे बाहर साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 7 आ गया। अब हम कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन अभी थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो कांस्टेंट क्या मानेंगे, यहाँ पे mk/h² को हटाने के लिए हम लोग α² मान लेंगे। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 2em/h² k इज इक्वल टू लेमडा, इसको हम लोग मान लेंगे b, इसको हम लोग लेमडा के इसको इक्वल मान लेंगे इस चीज को। तो ये हमारा क्या हो गया 8। इसको आप याद रखिएगा, ये कांस्टेंट हमने माना है। अब आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन 7 होगा वो अब बदल जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, 1/α²। देखिए यहाँ पे 1/α², क्योंकि अल्फा हमने मान लिया, α² मान लिया, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आपने पूरे को लेमडा मान लिया तो लेमडा हो जाएगा यहाँ पे। और ये mk/h² आपका क्या होता है, α² लिखिए x² psi इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन 9 इस तरीके से बन गया। अब हम लोग कन्वीनियंस के लिए फिर से एक नए कांस्टेंट का इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे नया वेरिएबल आप कह सकते हैं q। क्या यूज करेंगे, q, कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल हम यूज करेंगे q। तो q को हम लोग यूज करेंगे जो कि हमारा होगा q इज इक्वल टू α x, क्योंकि ये 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक अल्फा तो कांस्टेंट है बल्कि q जो है वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग α x मान लेंगे, q इज इक्वल टू α x। तो q इज इक्वल टू α x, इसको हमने 10 कह दिया। अब यहाँ पे अल्फा जो है कांस्टेंट है, जिसको हम लोग इक्वेशन 8 से ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये q इज इक्वल टू α x। अब यहाँ पे आप q रख सकते हैं या फिर ना रखिए, इसको पहले करते हैं सॉल्व थोड़ा सा q इज इक्वल टू α x को। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी, del psi बाई del x इज इक्वल टू, इसको हम del psi बाई del q बाई del x लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब आप देखिए यहाँ पे कि del psi बाई del q किसके इक्वल होगा, del psi बाई del q जो है आपका ऐसे ही लिखा रहेगा और del q बाई del x जो होगा वो अल्फा के इक्वल होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम del q बाई del x करेंगे, देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, अल्फा केवल बचेगा। तो इसीलिए इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, इसके जगह पे हमने अल्फा लिख दिया, इसको हमने ऐसे उतार दिया। ये इक्वेशन 11। फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट है, वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो del2 psi बाई del x² जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा α² और del2 psi अपॉन del q², ये मिलेगा। अब ये कैसे आया है, इसको भी चलिए आपको सॉल्व करके दिखा दिया जाए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ del2 psi अपॉन del x², इसको आप लिख सकते हैं del बाई del x, और del बाई del x आप लिखेंगे और del psi बाई del x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे del बाई del x और del psi बाई del x को आप क्या लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था वैसे ही लिख सकते हैं इसको। तो del psi बाई del q इंटू del q बाई del x, ये आपने लिख दिया, सिंपल।
अब यहाँ पे आप क्या करिए, डेल बाई डेल क्यू यहाँ पे ले लीजिए बाहर, और यहाँ पे डेल साई बाई डेल एक्स लिख दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपने लिख दिया। अब देखिए डेल साई बाई डेल एक्स किसके इक्वल था आपका, अल्फा डेल साई बाई डेल क्यू के। किसके इक्वल था, अल्फा डेल साई बाई डेल क्यू के इक्वल था। तो यहाँ पे हम लोग डेल साई बाई डेल क्यू लिख देते हैं, चलिए, और डेल क्यू बाई डेल एक्स लिख देते हैं, और अल्फा जो है कांस्टेंट उसको आप ऐसे बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए डेल साई बाई डेल क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स किसके इक्वल था, अल्फा डेल साई बाई डेल क्यू के। तो डेल बाई डेल क्यू यहाँ पे हो जाएगा अल्फा डेल साई बाई डेल क्यू, यहाँ पे अल्फा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल क्यू स्क्वायर, डिफरेंशिएट हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके। तो वही चीज़ तो आपको आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपको डिफरेंशिएशन सिंपली समझ में आया ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमने सॉल्व किया डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल क्यू स्क्वायर, ये हमने लिखा है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो अल्फा अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल टू साई अपॉन डेल क्यू स्क्वायर। सिंपल सी बात है, समझिए ध्यान से, प्लस लैम्डा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, साई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 12 हमने मान लिया। तो ये इक्वेशन हमारी आई है। अब हम लोग लेंगे एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन। अब एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये हमें समझनी है। और यहाँ पे एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आप नहीं लेंगे तब तक आप आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन कैसे बताएंगे, एनर्जी कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन लेना हमें जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब आपका कोई भी कर्व भी आपने पढ़ा होगा, जब आपका कोई भी कर्व इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो जाए, मतलब इनफाइनाइट, देखिए यहाँ पे क्या है कि वैल्यू बढ़ रही है, फिर यहाँ पे क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे इनफाइनाइट की तरफ बढ़ गई है, जैसा कि पैराबोला में होता है। पैराबोला में क्या होता है कि वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाती है। तो ऐसा कर्व जिसमें वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट की तरफ हो जाए, तो हम वहाँ पे लेते हैं एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन, जिसको हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, इसीलिए लिया जाता है। तो अब हम इक्वेशन 12 का सोल्यूशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन निकालने का तरीका है, अगर क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन लैम्डा होगा तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं डेल टू साई बाई डेल क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। लैम्डा को हमने हटा दिया, निगलेक्ट कर। इक्वेशन नंबर 13 सॉल्व करते हैं आगे इसको, चलिए। तो ये है हमारा। अब देखिए इस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में आता है, साई इज इक्वल टू ई टू द पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर 14 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। अब यहाँ पे दो सोल्यूशन है, दो में से एक ही पॉसिबल हो सकता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में। तो यहाँ पे ई बाई क्यू स्क्वायर बाई 2 एंड ई बाई माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 में से जो ये आपका ई बाई क्यू स्क्वायर बाई 2 है, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। ये पॉसिबल होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये पॉसिबल होगा। अब ये पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमें बता रहा है कि x के साथ में वेव फंक्शन है, या आपकी आइगन फंक्शन है, वो इंक्रीज करेगा। और जबकि आप हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा, वेव फंक्शन आपका इंक्रीज नहीं करेगा। भाई x जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गया, तो क्या हमारा वेव फंक्शन इंक्रीज करेगा? आंसर है नहीं। तो इसीलिए ये जो है ये सोल्यूशन होगा नहीं पॉसिबल होगा, और ये पॉसिबल होगा क्योंकि ये इसका अपोजिट है। तो इसीलिए ये हमारा पॉसिबल होगा। ये डिक्रीज के बारे में बता रहा है, एक्स इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा वेव फंक्शन। तो ये पॉसिबल है लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आगे इसको समझते हैं। तो ये इसको हम लेके चलेंगे, इसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं। अब हम लोग रिकर्शन फॉर्मूला लगाएंगे तभी ये हमारा सॉल्व होगा। तो ये हमारा जो अबव कंसेंट्रेशन है, इससे हमें क्लियर है कि हमारा जो टर्म है फैक्टर का, वो ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 आएगा सोल्यूशन में। तो हम अपने सोल्यूशन को लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, जो कि हमने लिया है। और यहाँ पे इसका फंक्शन जो होगा वो होगा फाई क्यू, इसको भी लेना जरूरी है। तो फाई क्यू इसका फंक्शन है, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 17। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, फाई क्यू फंक्शन ऑफ क्यू है, जैसा कि एक्स हमने माना था क्यू इज इक्वल टू अल्फा एक्स, तो फंक्शन ऑफ क्यू हमने लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 17 ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू क्यू, इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब ये जो डिफरेंशिएशन करना है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो जिसको मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें कि ये आ जाए 2 बार, तो इसको मैं आपको यहाँ पे ईजी वे में समझाता हूँ। तो देखिए ये हमारा है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। भाई देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, और क्यू स्क्वायर का होता है 2 क्यू, नीचे है 2 तो 2 से 2 कैंसिल, लेकिन माइनस है तो माइनस क्यू आ जाएगा। तो ये आपको डिफरेंशिएशन आई होप समझ में आएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया गया।
अब चलिए दोबारा करते हैं, तो दोबारा करेंगे तो इसको इन दोनों को हमें मानना पड़ेगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका आपका क्या होगा, ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 और माइनस क्यू, फिर इसको हम एज सच लिख देंगे। अब यहाँ पे आपके 3 फंक्शन हैं, तो 3 फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, तो यहाँ पे इसको हम एक फंक्शन मानेंगे, इसको हम एक फंक्शन मानेंगे, 2 ही फंक्शन मान के चलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, ये हमने लिख दिया है। इन दोनों को बल्कि हम एक फंक्शन मानेंगे, आप कोई भी मानेंगे आपका आंसर आएगा। तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से फर्स्ट को हमने वैसे ही लिख दिया, सेकंड हमारा ये है, सेकंड ये है माइनस क्यू, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए आप, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस ये ऐसे रहेगा, फिर प्लस लगाएंगे आप। अब क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना है ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 का, तो आपका ये दोनों टर्म वैसे ही लिखा रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन आपको पहले से पता है, ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस क्यू, तो ये आपने किया। अब डेल टू साई बाई डेल क्यू स्क्वायर हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, इसको हम क्या करेंगे, ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, यहाँ माइनस को आप आगे ले लीजिए इस तरीके से, फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट खुलेगा माइनस, और ये आपका ये उतर गया ब्रैकेट वाला टर्म, फिर उसके बाद प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, 5 ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा। फिर इसको आपको सॉल्व करना है, तो डेल टू साई बाई डेल क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से 4 जगह से कॉमन होगा, तो देखते हैं क्या मिलता है, ये आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए माइनस क्यू डेल फाई बाई डेल क्यू मिल जाएगा, और यहाँ से माइनस क्यू डेल फाई बाई डेल क्यू मिल जाएगा, और यहाँ से इससे माइनस फाई मिल जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर फाई। देखिए फिर उसके बाद आप देखिए ये और ये ऐड होकर माइनस 2q डेल फाई बाई डेल क्यू हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्यू स्क्वायर माइनस 1 फाई। तो ये डिफरेंशिएशन समझाने का आपका मकसद था, जो कि आप खुद ही कर सकते थे, तो ये आया है इसको सॉल्व करने के बाद में। अब हम लोग क्या करेंगे, साई और डेल टू साई बाई डेल क्यू स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 12 में रखेंगे, जो कि हमारा इक्वेशन आया था अभी थोड़ी देर पहले, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साई और डेल टू साई बाई डेल क्यू स्क्वायर की वैल्यू को रखते हैं, चलिए और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये आपको मिलेगा, देखिए जब इक्वेशन 12 में आप रखेंगे साई डेल क्यू बाई ये इसमें रखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपकी वैल्यू, साई की वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे आपका आगे जो आएगा पूरा ये बड़ा सा टर्म आएगा, जिसको हमने लिख दिया है। आप देखिए ध्यान से, ये पूरा बड़ा सा टर्म आपका आगे आ गया, क्योंकि डेल टू साई बाई डेल क्यू स्क्वायर है, इसको ध्यान से देखें आप। फिर प्लस उसके बाद आपका क्या है, लेमडा माइनस क्यू स्क्वायर साई, लेमडा माइनस क्यू स्क्वायर साई। तो लेमडा माइनस क्यू स्क्वायर तो आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, साई की वैल्यू हम रख देंगे, साई की वैल्यू आपकी क्या है, ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 फाई, ये हमने लिख दिया। फाई मतलब फाई क्यू, फाई मतलब फाई क्यू है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। अब आगे इसको देखते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 डेल टू फाई डेल क्यू स्क्वायर माइनस 2q डेल फाई बाई डेल क्यू, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लेमडा माइनस 1, और इसको ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो अब इसको हम करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, हट जाएगा, तो हमारे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगा, डेल टू फाई डेल क्यू स्क्वायर माइनस 2q डेल फाई बाई डेल क्यू प्लस लेमडा माइनस 1 फाई इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 19 कह देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन फाई क्यू को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे पावर सीरीज। अच्छा ये देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की, जिसमें हम लोग लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेग्यूर डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन चार डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं पावर सीरीज मेथड से। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, इसको हम लोग पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको शॉर्ट में समझेंगे। तो यहाँ पे अब समझते हैं इसको, तो इसको हम लोग पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाई क्यू को मतलब फाई ही तो है, फाई के टर्म में ही तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर सीरीज मेथड से सिग्मा आर ए टू द पावर आर क्यू एस प्लस आर, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं पावर सीरीज मेथड से। अब यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंस, देखिए करना क्या होता है, फाई लीजिए, डेल फाई बाई डेल क्यू लीजिए, डेल टू फाई बाई डेल क्यू स्क्वायर लिखिए, पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। फिर आपको इक्वेट करना रहता है, तो ऐसे ही करना है, बस सिंपल है। तो फाई हमने लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आर एस प्लस आर आगे आ जाएगा, क्यू टी पावर एस प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा, ये भी आ गया हमारा। इसको एक बार कर दीजिए डिफरेंशिएट, तो इसको करेंगे तो आपका इस तरीके से डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पे एस प्लस आर माइनस 1 आगे आ जाएगा, क्यू एस प्लस आर माइनस 2 आ जाएगा। ये आपको करना रहता है, सेम मैथड है आपका पावर सीरीज वाला, बिल्कुल वही चीज़ है मतलब। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 19 में पुट कर देंगे। तो करते हैं, चलिए पुट। तो डेल टू फाई बाई डेल क्यू स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे,
इस तरीके से। और फिर -2q del phi by del q, तो del phi by del q -2q लिखेंगे और del phi by del q की वैल्यू ये है, और प्लस लैम्डा -1 फाई, तो लैम्डा -1 लिख दिया, फाई की वैल्यू हमने AR क्यू एस पावर प्लस आर इज इक्वल टू 0 ये लिखा। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो AR S प्लस R -1 क्यू एस प्लस R -2 ये हमारा लिखा रहेगा। -2 को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे AR यहाँ से हम ले लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमें 2s प्लस आर माइनस लैम्डा -1 QS प्लस आर हमें मिल जाएगा, जिसको हम लोग काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं। तो ये एक ईजी मेथड है। तो इस तरीके से आपको मिला, बस आपका सॉल्व हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इक्वेट करना है इनके कोफिशिएंट को। तो ये इक्वेशन जो है वो पावर सीरीज का है, और ये सेटिस्फाई कब होगा, जब हम ईच पावर को क्या करेंगे, सेपरेटली इक्वल करेंगे जीरो के, मतलब कोफिशिएंट जो होगा उसको हम लोग जीरो करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ, मतलब कुछ मेथड आपको दिखाता हूँ। तो इक्वेटिंग टू द जीरो कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ क्यू, लोवेस्ट पावर ऑफ क्यू क्या होगा, जब R इज इक्वल टू जीरो आप रखेंगे तभी तो लोवेस्ट पावर होगा। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, मतलब इसको इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे A जीरो हो जाएगा। देखिए ध्यान से, S प्लस आर में R के जीरो रखें तो S हो जाएगा, और यहाँ पे R को जीरो रखेंगे S -1, ये जीरो के इक्वल हो गया। फिर ठीक उसी तरीके से आप करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू जीरो, S इज इक्वल टू 1। कैसे मिलेगा भाई, इधर से ये जीरो हो गया, और इसको आप सॉल्व करिए तो आपको S इज इक्वल टू जीरो, भाई देखिए S -1 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक बार S इज इक्वल टू 1 मिलेगा, S इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। अब एक बार आप क्या करिए कि यहाँ पे R की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से, लेकिन हम लोग ज़्यादा समझते हैं जो हमें ज़रूरी है। तो हमें ज़रूरी ये है कि हम क्या करते हैं, इस कोफिशिएंट QS प्लस आर को इक्वेट करते हैं। तो QS प्लस आर को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AR प्लस 2 AR प्लस 2 S प्लस R प्लस 2 S प्लस R प्लस 1। यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ -2 है तो हम क्या करेंगे, +2 रखेंगे, तभी तो जीरो होगा। भाई देखिए S प्लस R -2 है, तो अगर हम S प्लस R चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, +2 रखना पड़ेगा, तो तभी इक्वेट होगा। तो इसीलिए S प्लस R प्लस 2 S प्लस R प्लस 1, एंड यहाँ पे ये आपका होगा, इसी का कोफिशिएंट आप इक्वेट कर रहे हैं Q का, तो इसीलिए Q नहीं रहेगा, -AR, और यहाँ पे हो जाएगा 2S प्लस आर माइनस लैम्डा -1 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी QS प्लस आर है। तो ये इस तरीके से इक्वेट होता है, जो कि बहुत ही आसान है। अब इसको आप लिखेंगे AR प्लस 2 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। भाई इसको इधर भेज दीजिए, फिर इसको आप डिनोमिनेटर में भेजिए, इसको डिनोमिनेटर में भेजिए, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। यही है आपका रिकर्शन फॉर्मूला, यही क्या है, रिकर्शन फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे सीरीज को। तो सीरीज को एग्जामिन करना थोड़ा लेंदी होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लार्ज वैल्यूज ऑफ n को लेंगे। तो लार्ज वैल्यूज ऑफ n को लेंगे, देखिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। इफ नो रिस्ट्रिक्शन इज प्लेस्ड ऑन लेमडा, अगर लेमडा पे हम कोई रिस्ट्रिक्शन ना प्लेस्ड करें, जो हमारा लेमडा यहाँ पे आया था, तो क्या होगा, तो एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटर, जो कि इक्वेशन 8 से आया था, इक्वेशन 8 देखिए, एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटर लेमडा के टर्म में ही तो आया था। देखिए ये इस एनर्जी को लेमडा के टर्म में ही तो हमने लाए थे। तो इक्वेशन 8 क्या होगा, सीरीज फॉर फाई क्यू कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म एंड डज नॉट करस्पॉन्ड टू ए सैटिस्फैक्टरी वेव फंक्शन फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ आर सीरीज में बी सीन एज फॉलो। तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हम लेमडा पे। तो अगर हम लार्ज वैल्यूज ऑफ एन लेंगे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे आर की जगह पे हम एन ले रहे हैं, तो अगर आप an प्लस 2 बाई an करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपको मिलेगा 2 बाई an। ये चीज़ आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व करना हमें बहुत लेंदी है, तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो ये आपको लिखना होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 2 बाई an इज इक्वल टू 2 बाई n फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन लेमडा। अब यहाँ पे आप समझिए, e टू द पावर क्यू स्क्वायर, e बाई क्यू स्क्वायर, आप जानते हैं e बाई क्यू स्क्वायर आपका सोल्यूशन में आया था। तो चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमें मालूम है कि ये इस तरीके से एक्सपैंड होता है, आपको पता है। यहाँ पे अगर हम कुछ कांस्टेंट b2 b4 इंट्रोड्यूस कर दें 1/2 फैक्टोरियल की जगह पे, और यहाँ पे 1/2n फैक्टोरियल की जगह पे bn, 1/2n प्लस 1 के जगह पे ऐसे इंट्रोड्यूस कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा e टू द पावर क्यू स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पे हम सिमिलर इसी तरीके से करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम bn प्लस 2 बाई bn करेंगे, यानी bn प्लस 2 क्या है, 1/2n प्लस, यहाँ पे bn प्लस 2 जो है आपका क्या है, यहाँ पे bn प्लस 2 जो है वो आपका है 1/2n, क्या है 1/2n फैक्टोरियल,
और बी एन जो है 1/2n+1 फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2n+1। और यहाँ पे अगर हम लार्ज एन के लें तो यूनिटी जो होगा हमारा, यूनिटी जो होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे n/2 है, 1/1n/2 तो वो हो जाएगा 2/n। तो ये इस तरीके से आपका सॉल्व होगा, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट कुछ इस तरीके से मानेंगे कि ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो bn+2/bn। तो आपको यहाँ से क्लियरली क्या पता चलता है कि e⁻q² जो होगा वो हमारे सोल्यूशन में एज अ फैक्टर होगा, सोल्यूशन में क्या होगा, एज अ फैक्टर होगा। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम अबव डिस्कशन हमने क्या जाना, वी हैव सीन दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए सैटिस्फैक्टरी वेव फंक्शन द सीरीज 20 मस्ट ब्रेक ऑफ आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। यानी जो हमें सीरीज मिला था 20 में, इक्वेशन नंबर 20 से, वो क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए फाइनाइट इंटरवल में। फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म उस ब्रेक होना चाहिए, तभी हमें सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स हमें नहीं चाहिए। तो दिस सीरीज विल ब्रेक आफ्टर rth टर्म, ये हम लोग कंसीडर करते हैं। तो rth टर्म में अगर ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा जो था ये, तो इसमें न्यूमरेटर जो होगा वो 0 के इक्वल हमें लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर किसके इक्वल लेना पड़ेगा, 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। तो ये हमारा न्यूमरेटर है, इसको हम लोग 0 के इक्वल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तभी हमें सेटिस्फैक्टरी वेव फंक्शन मिलेगा। तो 2s+2r+1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हम लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2s+2r+1 मिलेगा। अगर हम s इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2r+1, s इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू r+3 मिलेगा। अब देखिए इक्वेशन 31 को हम लोग राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन 31 को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2n+1। जनरली आर के यहाँ पे हम लोग n ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 0 1 2, तो ये हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई है। अब इस लैम्डा की वैल्यू आप 8b में रख दीजिए, आपको आइगन फंक्शन तो पता ही चल, आइगन वैल्यू तो पता ही चल जाएगा। ये है आपका 8, इक्वेशन 8। तो लैम्डा क्या आया है, 2n+1, तो रख दिया हमने यहाँ पे लैम्डा को 2n+1। तो 2e/m² और k क्या होता है, k इज इक्वल टू होता है m⍵², ये हम ऑलरेडी पता है हमें, तो m⍵² हम लिखेंगे 2n+1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2e/ω⍵h², क्योंकि ω²h² को हम ω⍵h² लिख सकते हैं बाहर रूट के, और m से m तो कैंसिल हो गया, तो ये हमने लिखा इज इक्वल टू 2n+1। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो e इज इक्वल टू ई एन इज इक्वल टू ई मान लेते हैं, इसको जो हमारा e है उसको en मान लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 2n+1 और ω⍵h² इधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे n मिलेगा, यहाँ पे 1/2 मिलेगा h²ω। अब ये इक्वेशन तो आपको बहुत ही फेमिलियर होगा, ये है एनर्जी, क्या है एनर्जी, या फिर जिसको आप लोग कह सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो इसमें देखिए यहाँ पे n की वैल्यू जो है 0 1 2 3 आप यहाँ पे रखिए। यहाँ पे एक खास बात यह है कि आपको 0 पॉइंट एनर्जी भी मिलेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 0 नहीं होगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2 h²ω। और जबकि क्लासिकल जो हमारा ओल्ड क्वांटम थ्योरी था उसमें जो था वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो थी वो 0 मानी जाती थी, क्योंकि हमें पता था nh²ω0, ये हमें पता था। अगर आप n 0 रखेंगे तो आपको एनर्जी कितनी मिलती है, 0 मिलती है। लेकिन ये हमने जाना हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम सॉल्व करके कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है वो 0 नहीं होती है, बल्कि 1/2 h²ω ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है ये चीज। तो ग्राउंड स्टेट में भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राउंड पॉइंट एनर्जी इज इन एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट से भी पता चलता है कि ये है एक्चुअल में, और ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ग्राउंड पॉइंट एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है ओल्ड क्वांटम थ्योरी से अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये हमारा था आइगन वैल्यू। अब चलिए निकालते हैं आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन कैसे निकालेंगे, वी हैव सीन दैट इन ऑर्डर टू हैव अ सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7, जो हमारा 7 था उसमें क्या था, 5 मस्ट ब्रेक आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। जो 5 था उसको एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के बाद ब्रेक ऑफ होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो 5 को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट। तो हम क्या करेंगे, वहां पे पॉलिनोमियल लेंगे, एक पावर सीरीज के जगह पे पॉलिनोमियल लेंगे जो कि एक एग्जैक्टली डिफाइंड करे पावर सीरीज के तुलना में। तो आइगन फंक्शन साई जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं, हमें पता है e⁻⁻q²/2 हम तो ले रहे थे सोल्यूशन में, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। और nn जो है वो आपका क्या है, एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ये आपको पता है नॉर्मलाइजेशन करना होता है हमें किसी भी वेव फंक्शन का, तो ये हो गया। और hn(q) जो है वो क्या है, वो आपको मिला था φ को सॉल्व करने के बाद में, जो कि हार्माइट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, हार्माइट पॉलिनोमियल। भाई हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हार्माइट पॉलिनोमियल। तो hn(q) ये हमने लिखा है।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो जरूर देखें ताकि ये आपको अच्छे समझ में आए। तो ये बहुत ही इजी है, इस तरीके से हम लोग आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर निकालेंगे। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। तो एच एन क्यू जो है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल को, या आप याद रखिए -1 e टू द पावर क्यू स्क्वायर डी एन डी क्यू एन, मतलब एन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा e टू द पावर -क्यू स्क्वायर को। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप वैल्यूज भी निकाल सकते हैं इसकी, अगर जरूरत पड़े तो। यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर n इक्वल टू 0 रखेंगे तो h नॉट क्यू हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको 2q मिलेगा। डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, आपको 2q मिलेगा। ये और ये हट जाएगा, 2q जो इसका फैक्टर आएगा वही आपको मिलेगा। 2 रखेंगे तो 4q स्क्वायर -1। तो ये है, इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं आगे, तभी हमें आइगन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर पता चलेगा। तो अभी देखिए, आपको पता है इसका हर्माइट पॉलिनोमियल का ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन मतलब एच एन क्यू एच एम क्यू दो पॉलिनोमियल है, उनका मल्टीप्लिकेशन e टू द पावर -क्यू स्क्वायर डी क्यू से अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिलेगा 2 टू द पावर n फैक्टोरियल √π डेल mn। ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होता है। यहाँ पे डेल mn जो है क्रोनिकल डेल्टा है, जो कि 1 होता है अगर m बराबर n है, 0 होता है अगर m डज नॉट इक्वल टू n है। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है वेव फंक्शन का? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है उसका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब मॉड साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सॉल्व करते हैं इसको। हम जानते हैं q इज इक्वल टू अल्फा एक्स है, तो डी क्यू बराबर अल्फा डी एक्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे। तो डी एक्स बराबर डी क्यू बाई अल्फा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारा जो वेव फंक्शन था उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर बाई अल्फा, एन स्क्वायर बाई अल्फा। ये हमने कैसे लिख दिया है, इसको आप देखिए यहाँ पे। तो इसको हमने लिखा है इससे, किससे लिखा है, इससे। यहाँ पे आप रखिए तो वैल्यूज को, भाई इसमें आप रखिए वैल्यू को, तो वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन स्क्वायर बाई अल्फा। अल्फा क्यों मिल गया है? अल्फा इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग dx ले रहे थे, लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में लेना है, dq के। देखिए ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप dx ले रहे थे तो dx को हमें dq में बदलना पड़ेगा। तो dq को बदलना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हमारा nn तो आएगा ही, आपको पता है ये आएगा ही, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो nn स्क्वायर होगा। दूसरी चीज़ है अल्फा, ये आपका नीचे आ जाएगा और dq यहाँ पे चला जाएगा। तो ध्यान से समझिए इसको। और यहाँ पे hn स्क्वायर क्यू हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा। तो ये सारे वेव फंक्शन ही तो हैं, वेव फंक्शन का स्क्वायर समझ में आ रहा है, क्लियर? वेव फंक्शन का स्क्वायर और dq का ये अल्फा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये 1 के इक्वल है। सॉल्व करते हैं आगे। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हमें बताता है कि hn स्क्वायर, भाई अगर हम यहाँ पे m और n को इक्वल मान लें तो क्या होगा, m n को इक्वल मानेंगे तो 1 हो जाएगा ये डेल mn। तो hn स्क्वायर क्यू e टू द पावर -क्यू स्क्वायर डी क्यू इज इक्वल टू इतना होता है। ये हमें हर्माइट पॉलिनोमियल का ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से पता है। तो यहाँ पे आप इसको देखें, nn स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे hn स्क्वायर, ये जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे nn इज इक्वल टू जो हमारा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो आ गया है। अब वेव फंक्शन आप लिख सकते हैं जैसे ही नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आपको पता चलता है। तो वेव फंक्शन लिखने का तरीका है, यहाँ पे nn की वैल्यू को यहाँ पे रखिए, इसको आप रखिए, जिसको हमें क्यू स्क्वायर को अल्फा एक्स में बदलना पड़ेगा क्योंकि क्यू इज इक्वल टू अल्फा एक्स हमने माना है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एच एन क्यू को एच एन अल्फा एक्स लिखेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आ गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, इसको हमने थोड़ा जल्दी डिस्कस किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।